बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं BSN फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ़ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ़ नर्सिंग का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट 1 का पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका जो कुछ पार्ट रहता है वो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस किए थे, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ थे, जिसमें टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिलेटेड सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड डिजीज़ एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ को समझते हैं और उनके नर्सिंग मैनेजमेंट को समझते हैं। उसमें फ़र्स्ट वन क्या है, एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटमी आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, एनाटमी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी हम कहते हैं टिश्यूज़ को, जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू। तो यहाँ पे लिखा है मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर पैथोलॉजी, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ज़रूरी ये है कि हम माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली बॉडी के स्ट्रक्चर्स को और ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझें, ताकि पहले अगर हमें पार्ट्स का पता हो, उनके नॉर्मल जो उनकी लोकेशन होती हैं, नॉर्मल जो उनकी स्ट्रक्चर होती हैं उसका पता हो, तो फिर जाके हम अगर उसमें कोई पैथोलॉजी आती हैं, कोई डिज़ीज़ आती हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं। यानी ये होता है ना कि पहले हमें नॉर्मल का पता हो कि नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, उसकी लोकेशन नॉर्मली कहाँ पे होती हैं, इसका अगर हमें पता हो तो फिर अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो हम समझ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन बॉडी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अब पहले आपने क्या करना है, मैक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चरल उनको समझना है, उनकी जो नॉर्मल उनकी लोकेशन, उनकी स्ट्रक्चर है उसको समझना है। तो उसके बाद आप लोग पैथोलॉजी को समझ सकेंगे अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आई उसको, और फिर उसका ट्रीटमेंट और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो भी कर सकेंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के बारे में लिखा है कि जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं तो उसमें जब चेंज आ जाती हैं तो फिर मसला पैदा होता है। यानी जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं उन पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर हम देखें तो बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है उनमें चेंजेस आ चुकी होती हैं और उनको कंसीडर हम करते हैं जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस ज़रूरत पड़ती है कि उनको हम कंसीडर करें, क्योंकि बायोकेमिकल चेंजेस को अगर हम फिर सही करेंगे, उनको फिर से दोबारा जो है वो रिकवर करेंगे, नॉर्मल की तरफ ले आएंगे, तो जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम सही तरीके से प्रोवाइड कर सकेंगे और एक पेशेंट की जो कंडीशन हुई है तो वो नॉर्मलिटी की तरफ दोबारा आ सकेगी। तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजीज़ को समझने के लिए और नर्सिंग मैनेजमेंट और केयर प्रोवाइड करने के लिए। फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का तो हमें पता है, यहाँ पे लिखा भी है कि फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हेल्थी टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी, देन वी कैन डिस्टिंग्विश पैथोलॉजिकल फंक्शन। के पहले हमें नॉर्मल फंक्शन का पता हो। फिजियोलॉजी कहते हैं उस सब्जेक्ट को फिजियोलॉजी के जिसमें हम नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी ये आप लोगों ने अभी आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको जान चुके होंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम जो नॉर्मल फंक्शन है उसको पढ़ रहे होते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक हेल्थी टिश्यू, हेल्थी ऑर्गन और हेल्थी सिस्टम जो है उसके फंक्शन को समझना है। तो फिर जाके कोई पैथोलॉजिकल फंक्शन अगर हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी आई है, तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि इस ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शन ये थी, अब ये वैसे नहीं चल रही जैसे ये नॉर्मली चलती थी, मीन्स के कोई पैथोलॉजिकल जो है इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। लिखा है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती हैं, टू अंडरस्टैंड द माइक्रो स्ट्रक्चरल एंड मैक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन हेल्प टू अंडरस्टैंड फंक्शनल चेंजेस एंड वाइस वर्सा। कि जब हम ये चीज़ें समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली, यानी माइक्रो जो उसके स्ट्रक्चर्स है उसमें या मैक्रो जो जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसमें जो चेंजेस आई हुई हैं,
यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो चेंजेस आई हुई हैं। तो पहले अगर हम उनको समझ सकेंगे तो फिर हम ये समझ सकेंगे कि किस तरह इस एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से, एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मल चेंजेस हुई है उसकी वजह से इसके फंक्शन में चेंज आए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक ऑर्गन का अगर उसका जो एनाटॉमी है वो सही नहीं है तो वो फिजियोलॉजिकली भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चरली ठीक नहीं है तो उसका फंक्शन भी फिर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकती। Microbiology and immunology. The subject help us to understand the mechanism involved in the development of disease caused mainly by biological causes and disorders of the immune system and their required medical and nursing management. अब microbiology और immunology जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जो हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं, हमारी मदद करते हैं। इनके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे बीमारियां जो है वो डेवलप होती हैं, ख़ास करके बायोलॉजिकल नुक़्ज़ात की वजह से। बायोलॉजिकल नुक़्ज़ात किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी हार्मफुल एजेंट जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट हो तो उसको हम बायोलॉजिकल नुक़्ज़ात कहते हैं। जिसमें अभी यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है, तो जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें तो इनकी वजह से। और इनके अलावा इम्यूनोलॉजी की यहाँ पे बात है तो इम्यून सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको भी हम इन सब्जेक्ट्स के थ्रू जानते हैं और फिर उनके जो मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी इन सब्जेक्ट्स के थ्रू हम सीख जाते हैं। फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी के बारे में यहाँ पे लिखा है, पैथोफिजियोलॉजी इनेबल्स डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू ट्रीट डिजीज़ रेशनली और कैजुअल। इसका मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी में ये लिखा हुआ, फार्माकोलॉजी तो आप लोगों को पता है कि फार्मा किसे कहते हैं, ड्रग्स को कहते हैं। और जो वो सब्जेक्ट जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि ड्रग्स का एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पैथोफिजियोलॉजी, जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, जो एक डिज़ीज़ की वजह से बॉडी के फिजियोलॉजी में यानी नॉर्मल फंक्शन जो है उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, अगर वो डॉक्टर्स और नर्सेज सही से समझ जाते हैं तो फिर वो डिजीज़ को रेशनली ट्रीट करते हैं कि आया कि इसकी नॉर्मल फंक्शन ये थी, अब ये डिज़ीज़ आई है, इसकी वजह से ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है, मींस कि इस डिज़ीज़ की वजह से ये ऐसे ख़राब हुई है तो अब ये फंक्शन नॉर्मली नहीं हो रहा, ये अब ख़राब फंक्शन हो रहा है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो फिर वो डिफरेंट फार्माकोलॉजी को यूज़ करते हुए, डिफरेंट मेडिसिन को यूज़ करते हुए फिर उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन रेशनली तभी ट्रीट कर सकते हैं जब उनको पैथोफिजियोलॉजी का पता हो। इसके बाद है ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट। जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी हो गया, इथिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। अब इसमें न्यू वर्ड आप लोगों के लिए शायद में भी एंथ्रोपोलॉजी हो सकती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी हम किसे कहते हैं? जो ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर की हम स्टडी करते हैं तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी आप लोगों को पता है, इथिक्स और सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किस चीज़ों में हेल्प देती है, तो लिखा है कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो है वो एक हेल्थ को मेंटेन रखने में, और जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे, आगे बहुत सारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स है वो देखते जाएंगे। ख़ास करके BSN 6th सेमेस्टर में आप लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि साइकोलॉजी के लिए इंसान का जो इंसान की मेंटलिटी होती है उसका उसके पूरे हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर इंसान को बिल्कुल कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी उसको फिज़िकली वो बिल्कुल फंक्शनल है, बिल्कुल ठीक है, उसके फंक्शन जितने भी है बॉडी फंक्शन वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो मेंटली ठीक नहीं है, तो उसकी बॉडी के अंदर उसको ऐसे ऐसे बीमारियां दिखाई देंगे कि वो बिल्कुल जो है वो बेड पे पड़ा होगा, उठ भी नहीं सकता है। उसके जितने भी टेस्ट वगैरह कराए जाए वो बिल्कुल चाहे नॉर्मल आ जाती है, लेकिन उसके मेंटलिटी का इतना असर होता है, अगर उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो वो उठ भी नहीं सकता बेड से। इस तरह भी होता है। कहने का मकसद ये है कि साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा सोशल फैक्टर्स का, तो ये सोशल फैक्टर्स का, कल्चरल फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए नर्स हम जब केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, और उस दौरान हमसे थोड़ी सी भी ऐसी गलती हो जाती है कि हम उनके कल्चर के ख़िलाफ़ कोई बात बोल देते हैं, या कोई बात ख़िलाफ़ बोलने से हट के अगर हम उनको कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हुए जिस चीज़ से जो उनका कल्चरल प्रैक्टिस है और उससे उनके सेहत को नुकसान है,
तो हम वो भी अगर उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनका हमारे साथ झगड़ा भी हो जाता है, आगे से वो मानते भी नहीं हैं, और आगे से जो एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बन रही होती है नर्स पेशेंट, तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। कि अगर आप उसके कोई ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस को उस पेशेंट को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस है आपकी जिससे आपकी सेहत को नुकसान है, तो वो उस पर भी नहीं मानते। तो इसीलिए ये कल्चरल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स जो है इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग में जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, कि साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इथिक्स हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ते हैं जिसके अंदर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इन सब के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के काबिल बन सकें। अब इसके बाद है नर्सिंग डिफिनीशंस बाय डिफरेंट स्कॉलर्स ने नर्सिंग की अपनी तरफ से डिफिनीशन दी हुई है। बहुत सारे थ्योरिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज़ पेश किए और उन थ्योरीज़ के थ्रू उन्होंने नर्सिंग को एक्सप्लेन करना चाहा। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इतने डिटेल से इन थ्योरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट आगे आ रहा है थ्योरीज़ का, नर्सिंग थ्योरी के नाम से सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे अभी कुछ है 6 के 7 थ्योरीज़ दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप लोग एज ए चैप्टर इन सब थ्योरीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ इनके बारे में अपनी मेंटलिटी को थोड़ा सा जो है वो तैयार करना है कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट वन जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी और ये एनवायरमेंटल थ्योरी के नाम से जानी जाती हैं। उसमें इनका कहना ये था कि नर्सिंग इज़ द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के थ्रू हम पेशेंट के एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि उसकी वजह से उस पेशेंट की रिकवरी हो जाए। इन्होंने कहा था कि हमने पेशेंट की जो एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल उसके हाइजीन का ख्याल करना है, उसको फ्रेश एयर जो है वो मिलनी चाहिए, फ्रेश वाटर मिलनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह ये चीज़ें मिलनी चाहिए। उसके सामने जो है वो जो दुनिया का नज़ारा हो वो होना चाहिए, यानी बंद जगह पे वो ना हो, वो कुछ बाहर जो है वो फ्रेश हवा जो है वो उसको मिले और वो बाहर देखे, और उसके सामने जो है वो साथ में फूल रखने चाहिए। और इस तरह यानी इस तरह उसकी मेंटलिटी को फ्रेश करते हुए, एनवायरनमेंट को यूटिलाइज़ करते हुए उस पेशेंट की रिकवरी में उसकी हेल्प करनी है। तो इन्होंने नर्सिंग को इस तरह डिफ़ाइन किया था कि नर्सिंग जो है वो ऐसे एक्ट को हम कहते हैं कि जिसमें हम एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिससे पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। इसके बाद पेप्लो की थ्योरी है। पेप्लो ने क्या कहा था, हिल्डेगार्ड एलिजाबेथ जो पेप्लो हैं, इनका ये कहना था कि नर्सिंग इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस ऑफ थेरापेटिक इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल हु इज़ सिक आर इन नीड ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड ए नर्स इज स्पेशली एजुकेटेड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड फॉर हेल्प। यानी इनका ये कहना था कि नर्सिंग जो है वो एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, यानी एक थेरापेटिक इंटरेक्शन है उस इंडिविजुअल जो कि बीमार है उसके दरमियान और जो नर्स उसको केयर प्रोवाइड कर रही है उसके दरमियान। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेशली एजुकेटेड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड फॉर हेल्प। वो नर्स जो कि जिसको स्पेशलाइज एजुकेशन दी गई है कि वो समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके कि मेरे पेशेंट को क्या नीड है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी हम इसको कहते हैं। हिल्डेगार्ड एलिजाबेथ पेप्लो की जो थ्योरी है इसको हम इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी कहते हैं। तो इसमें थेरापेटिक रिलेशनशिप, थेरापेटिक इंटरेक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि नर्स वो होती हैं जो कि एक थेरापेटिक रिलेशनशिप कायम कर लेती हैं अपने पेशेंट के साथ, और उस थेरापेटिक रिलेशनशिप के थ्रू वो उस पेशेंट के नीड को समझ जाती है और उसके लिए एक्शन लेती हैं। इसके अलावा ऑरलैंडो जो है, ईडिया जीन ऑरलैंडो, इनका थ्योरी जो है उसको हम नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। इनका ये कहना था कि नर्सिंग इज़ रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल हु सफ़र और हु एंटिसिपेट ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब ये है कि नर्सिंग जो है वो हम उसको कहते हैं कि यानी नर्सिंग जो है वो उस टाइम रिस्पॉन्सिव होती है, वो उस टाइम रिस्पॉन्स देती हैं जब उसको पता चले कि एक इंडिविजुअल जो है वो या तो वो ख़ुद को हेल्पलेस तस्वुर कर रहा है या वो सफ़र है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, या वो ख़ुद को समझ रहा है हेल्पलेस समझ रहा है, या फिर उसको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो उस टाइम नर्सिंग जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिव होता है, यानी वो एक्ट्स होते हैं जो उसकी उस टाइम हेल्प करते हैं। इट इज़ फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ केयर
In an immediate experience, it is concerned with providing direct assistance to a patient in whatever setting they are found to avoid, relieve, diminishing or curing the patient's sense of helplessness. यानी इन्होंने कहा नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी जो है, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी का कहना ही ये था कि नर्सिंग जो है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस, यानी एक इमीडिएट एक्सपीरियंस में केयर प्रोवाइड करना है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पेशेंट जहाँ पे भी हो, और एक नर्स को लगे कि इस पेशेंट को यहाँ पे हेल्पलेसनेस फील हो रही है, तो पेशेंट उस टाइम नर्स ने क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि पेशेंट जो है वो ख़ुद को हेल्पलेसनेस उसको फ़ील ही ना हो। अगर फ़ील हो रही है तो उसको रिलीफ करना है, ख़त्म करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना है, जो भी करना है उसके लिए, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है कि जिससे पेशेंट जो ख़ुद को हेल्पलेस समझ रहा है वो ख़त्म हो जाए और वो ख़ुद डिसेबल हो जाए कि ख़ुद को हेल्पलेस ना तस्वुर करें। इसके अलावा मार्था रोगर्स की थ्योरी है। मार्था रोगर्स की थ्योरी जो है उसको हम कहते हैं साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। अब यूनिटरी ह्यूमन बीइंग किसे कहते हैं? यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, यूनिटरी का मतलब होता है होल, कि जिसमें इसका ये कहना था, ये जो मार्था रोगर्स थी इनका ये कहना था कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग वो सिर्फ सिंपली फ़िज़िकल बॉडीज़ नहीं होते बल्कि एनर्जी फील्ड्स होते हैं, और उन एनर्जी फील्ड्स का ताल्लुक़ होता है उसके एनवायरनमेंट के साथ। कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के साथ वो एनर्जी फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करती रहती हैं। तो इनका ये कहना था। देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि नर्सिंग इज़ ए बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। इन्होंने नर्सिंग को इस तरह डिफ़ाइन किया कि नर्सिंग जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। एज इट प्रोवाइड ए वे टू व्यू द यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसकी वजह से इंसान को ये नर्सिंग जो है वो यूनिटरी ह्यूमन बीइंग तस्वुर करती हैं। हु इज़ इंटीग्रल विद द यूनिवर्स, जो कि सारे यूनिवर्स के साथ जो है वो इंटीग्रल है। मीन्स के यूनिटरी ह्यूमन बीइंग है, उसके एनर्जी फील्ड्स है, और उन एनर्जी फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है कंटिन्यूसली उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो इनका ये कहना था। इसके अलावा फे ग्लेन अब्दुल्ला जो है, इनका ये कहना था कि नर्सिंग इज़ बेस्ड ऑन एन आर्ट एंड साइंस दैट मोल्ड द एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल नर्स इनटू द डिज़ायर एंड एबिलिटी टू हेल्प पीपल सिक और वेल कोप विद देयर हेल्थ नीड्स। अब जो फे अब्दुल्ला थे, इनका ये कहना था कि नर्सिंग जो है वो ये भी यही कह रहे थे कि नर्सिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, जो कि जोड़ती हैं किस चीज़ को, द एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज एंड टेक्निकल स्किल्स, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, जोड़ लेती हैं। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज भी होती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और काम कहाँ पे आती हैं? तो लिखा है कि एबिलिटी टू हेल्प पीपल सिक और वेल, यानी वो लोग जिनको हेल्प नीड हो, चाहे वो वेल हो या सिक हो, लेकिन अगर हेल्थ नीड आ जाए, वो बीमार भी हो, वेल भी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, बीमार नहीं होते, लेकिन उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना उसमें भी नर्सिस का रोल होता है। और कुछ लोग जो है वो मेंटली ऐसे होते हैं कि जो ठीक होते हैं फिज़िकली, लेकिन उनकी मेंटलिटी की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो ख़ुद को ठीक नहीं समझ रहे होते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग जो है वो भी नर्सिस के काम में से एक काम होता है। अब ये देखें कि कोप विद देयर हेल्थ नीड्स, के उनके हेल्थ नीड्स के साथ जब वो कोप कर रहे होते हैं, कोप मीन्स के एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी नर्सिस की ज़रूरत होती है। तो नर्सिस को उस टाइम, नर्सिंग ऐसी आर्ट, ऐसी साइंस है कि उस टाइम डिफरेंट एटीट्यूड्स, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज, टेक्निकल स्किल्स सबको इकट्ठा करते हुए पेशेंट की जो डिज़ायर होती हैं, उसकी जो नीड ऑफ हेल्प होती हैं, उसको पूरा करती हैं। और डोरोथिया ऑरम जो है, इनकी थ्योरी को हम कहते हैं सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी। इनका ये कहना था कि नर्सिंग इज़ द एक्ट ऑफ असेसिंग अदर्स इन द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ केयर टू मेंटेन और इम्प्रूव ह्यूमन फंक्शनिंग एट होम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। के सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें नर्सिंग केयर वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे एक इंसान सेल्फ केयर की डिफिसिट होती है एक इंसान को, यानी एक पेशेंट अगर कोई भी सेल्फ केयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो इस एबल नहीं है कि वो कर सके, तो उस टाइम नर्स ने उसकी हेल्प करनी है। और वो हेल्प उस वक्त तक करनी है जब तक वो ख़ुद इस एबल ना हो जाए कि ख़ुद से सेल्फ केयर प्रोवाइड कर सके, तो उस वक्त करनी है। इसीलिए लिखा है कि एट द होम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, कि वो बिल्कुल जब ठीक हो जाए, ख़ुद से करे, तब उसको नर्स छोड़ेगी, तब तक उसको जो सेल्फ केयर डिफिसिट है वो नर्स जो है उसको पूरा करने में उसकी मदद करेगी। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के डिफिनीशंस लिखे हैं कि नर्सिंग डिफिनीशंस बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन है
ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड RSCN, इन्होंने 2003 में डिफ़ाइन किया था। इन्होंने कहा द यूज़ ऑफ क्लिनिकल जजमेंट इन प्रोविजन ऑफ केयर to enable people to improve, maintain or recover health, to cope with health problem and to achieve the best possible quality of life whatever their disease or disability until death। मतलब ये है कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग में क्लिनिकल जजमेंट की जाती हैं और क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू यानी उनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको देखते हुए क्लिनिकल जजमेंट करते हुए केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग इस काबिल हो जाए, पेशेंट इस काबिल हो जाए कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, मेंटेन कर सके, अगर कोई बीमारी है तो उससे रिकवर हो सके, हेल्थ प्रॉब्लम के साथ वो कोप कर सके, एडजस्ट हो सके और बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ वो अचीव कर सके, चाहे उनको कोई डिज़ीज़ है, कोई एबिलिटी है या अनटिल डेथ। अगर उनकी डेथ भी हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो ठीक हो, तो उनकी अगर डेथ हो रही है तो वो भी पीसफुल डेथ हो, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको ना हो, उस वक्त तक जो है केयर प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसको कहते हैं नर्सिंग। अब जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है ANA, इन्होंने 1980 में डिफ़ाइन किया था। इन्होंने कहा था नर्सिंग इज़ अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू एक्चुअल और पोटेंशियल ट्रीट टू हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी एक्चुअल या पोटेंशियल थ्रेट आ जाए इंसान के हेल्थ को, तो उस इंसान का रिस्पॉन्स क्या होगा उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बीमारी ने खुदा न खास्ता मेरे ऊपर अटैक किया है या कोई अटैक होने वाली है और मुझे उसका पता चल गया कि मेरे ये टेस्ट इस तरह आए हैं तो अभी मैं इस बीमारी में मुब्तला होने जा रही हूँ या मुझे ये बीमारी हो गई है, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा उसके लिए। अगर मैं साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हूँ, मेरी कोपिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाऊँगी, उसकी वजह से मज़ीद सिम्टम्स वगैरह मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो ये सारे मेरे रिस्पॉन्सेस हैं। अब ये जो मेरे रिस्पॉन्सेस हैं, तो ANA ने नर्सिंग को इस तरह डिफ़ाइन किया कि ये जो रिस्पॉन्सेस है ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, उनके ऊपर जो बीमारी आती हैं उसके लिए उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं, इन रिस्पॉन्सेस को डायग्नोस करके इनकी ट्रीटमेंट जो होती हैं वो क्या होती है, वो नर्सिंग होती हैं। यानी कि इसमें कोई मेडिकल केयर नहीं है कि हम मेडिसिन के थ्रू के रिस्पॉन्सेस को जान के कि इस पेशेंट को ये बीमारी हुई है, इसका रिस्पॉन्स ये शो कर रहा है, अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो इसको कहते हैं नर्सिंग। दिस डिफिनीशन एनकैपुलेट्स द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, कि इसमें हम क्लिनिकल फीचर को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं, विच हैज़ बिकम ए कोर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग, जो कि नर्सिंग का एक कोर कंपोनेंट है कि इसमें हम क्या करते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर WHO ने डिफ़ाइन किया 2002 में, इन्होंने कहा नर्सिंग इनकम्पासेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज़, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़, कि नर्सिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑटोनोमस यानी ख़ुद मुख्तारी का, इन्होंने ऑटोनॉमी का जिक्र किया कि नर्सेस जो है वो ऑटोनोमसली और कोलैबोरेटिवली, कि ऑटोनोमसली यानी ख़ुद से और कोलैबोरेटिवली जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ मिल के जितने भी एजेस के इंडिविजुअल्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, जिनमें फैमिलीज़ भी हैं, फैमिलीज़ को पूरा फैमिली जो है उसको भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप्स को उठा के उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स को करते हैं और कम्युनिटीज़ को करते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कम्युनिटी के बारे में, पूरे कम्युनिटी को टारगेट करके फोकस करके बात करते हैं, चाहे वो सिक हो या वेल हो, और तमाम सेटिंग में, चाहे वो जहाँ पे भी हो, कम्युनिटीज़ के अंदर हैं, घरों के अंदर है या फिर वो जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके अंदर है। इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। अब नर्सिंग केयर में कौन कौन से केयर आती हैं, हेल्थ को प्रमोट करना, इलनेस को प्रिवेंट करना, जो बीमार हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, जो डिसेबल हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, और जो डाइंग पीपल है उनको केयर प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें जो हैं WHO के मुताबिक नर्सिंग में इनकम्पास्ड है, इसमें आती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो अभी टॉपिक आ रही है समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, तो ये ऐसी टॉपिक है कि जिसमें सारा हिस्ट्री बयान किया हुआ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर के थ्रू ये ट्रांसलेट करना इतना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग ख़ुद पढ़ लें और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग याद करें, बस आप लोगों को पता हो कि ये नर्सिंग की हिस्ट्री थी, पहले कैसा था, फिर बाद में मॉडर्न नर्सिंग का आगाज़ कहाँ से हुआ, और इस तरह आप लोगों ने एक रीड इसको देनी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर आप लोगों को लगे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप लोग इसमें से याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों का यूनिट 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से भी और एग्ज़ाम के लिहाज से भी।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।